जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है साइंस अप्लाइड साइंस के अंदर फिज़िक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द नेचर ऑफ साइंस। तो इसके अंदर स्टूडेंट लेक्चर के बाद जो अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस की कौन कौन सी हैं और साइंटिफिक मेथड जो फिज़िक्स के अंदर यूज़ होते हैं या साइंस के अंदर यूज़ होते हैं उनसे गो थ्रू होंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले हमारे पास साइंस की डिफाइन है बेटा। तो अब यहाँ पे द वंडर ऑफ नेचर हैव ऑल बीन इंस्पायर्ड ह्यूमन, ही ऑलवेज आल बी क्यूरियस टू नो द सीक्रेट ऑफ नेचर एंड मीन इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी। यानी कि इंसान हमेशा से ही नेचर से इंस्पायर्ड हुआ है। ठीक है, और उसने हमेशा इंसान ने यही कोशिश किया कि वो जो नेचर के सीक्रेट्स हैं और या उनके अंदर रिसर्च करके वो उनकी सच्चाई और रियलिटी को जान सके। He observed the various phenomena या various procedures and tried to understand the answer by logical reasoning। यानी कि इंसान ने हमेशा यही कोशिश की है कि ये जो नेचर के अंदर हो रहे हैं प्रोसेसेस या जो तो इनको फाइंड करके जो इनके लॉजिकल रीजनिंग के आंसर्स हैं वो दे सके। द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द नॉलेज अगेन थ्रू द यानी कि वो नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। यहाँ से बेटा इसकी डिफाइन बनेगी, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यहाँ से ये एमसीक्यू वर्ड बन सकता है कि वर्ड साइंस किस से मौखूज़ किया गया है। तो लैटिन वर्ड है ये सैंटिमा, जिस विच मीन्स जिसका मतलब है नॉलेज। Not until the 18th century, various aspects of metallical objects were studied under the single सब्जेक्ट इसे कहा नेचुरल फिजियोलॉजी। नेचुरल फिजियोलॉजी पहले हम इसे कहते थे, बट आफ्टर द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी है तो इट मीन्स 17th सेंचुरी के बाद जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो तब हम इसको साइंस के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। बट द नॉलेज इंक्रीज इट डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स। दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, आगे जो आगे फर्दर इन्होंने फिर आगे डिवाइड किया इसको नेचुरल फिजियोलॉजी को। अब फिजिकल साइंस जो इसके अंदर क्या है, विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। फिजिकल से बेटा याद रखना है कि जो जिसके अंदर ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल साइंस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जो हमारे पास अब लिविंग थिंग्स की या लिविंग चीज़ों की हम जो स्टडी करेंगे जिंदा चीज़ों की, तो उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस कहेंगे, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया, फंगस जो भी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सारे वो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आ जाएंगे। और फिजिकल साइंस के अंदर बेटा ये आ जाता है अर्थ, ज़मीन, उसके अलावा हीट, हरारत, उसके अलावा रोशनी, लाइट आ गया। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जो कि मूवेबल नहीं है बट उनका ज़िंदगी यानी कि इन इस वर्ल्ड के अंदर या अर्थ के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस है, तो उनको जब हम स्टडी करेंगे तो हम फिजिकल साइंस कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बेटा है मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फर्म टू साइंस। मेजरमेंट जो है ना अभी तक कंफर्म नहीं है पॉइंट। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ओवर द सेंचुरीज मैन हैव इम्प्रूव द मेथड ऑफ मेजरमेंट्स विद द, यानी कि उन्होंने यहाँ पे ये बात की हुई कि जो मेजरमेंट्स है ना वो साइंस के अंदर इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है बट वो हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है। दे आर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि चीज़ों को डिस्क्राइब करने के अंदर, अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर, जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओवर द सेंचुरी जो मैन ने फिर क्या किया कि इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको मेथड जो मेजरमेंट्स के उनको इम्प्रूव किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारा यहाँ पे ऊपर वाले जो हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं या हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें बेटा जो याद रखने वाली चीज़ें, एक तो साइंस की डिफ़ाइन है और उसके बाद बेटा ये वर्ड कहाँ किससे मौखज़ किया गया वो, और फिज़िकल साइंस और बायोलॉजी की साइंस की डिफ़ाइन। ठीक है, आगे बेटा हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स इन द 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिसिप्लिन। 19th सेंचुरी के अंदर फिज़िकल जो साइंस थी इसे फर्दर 5 डिसिप्लिन के अंदर डिवाइड किया गया, जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एनाटॉमी और जियोग्राफी और मेट्रोनोलॉजी। ठीक है, मेट्रोनोलॉजी, ये 5 ब्रांचेस के अंदर आगे फर्दर इसको डिवाइड कर दिया। ये ब्रांचेस के नाम आपको
याद हों, ठीक है, पता होना चाहिए कि फिजिकल साइंस के कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आगे। अब आ जाता है हमारे पास इसका फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेज, ठीक है, यानी कि जो इसका फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज क्या क्या हैं। द प्रेजेंट दे आर थ्री मेन फ्रंटियर्स फंडामेंटल साइंसेज। फंडामेंटल साइंसेज यानी कि ऐसी साइंस जिसने साइंस की बुनियाद रखी हो। फंडामेंटली यानी कि वो उसका पढ़ा जाना, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हम उसे कहते हैं फंडामेंटल साइंस। द वर्ड एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ, ठीक है। अब देखें फिज़िक्स के अंदर यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर अब जो अर्थ भी है उसके अंदर यूनिवर्स, अर्थ यूनिवर्स के अंदर अर्थ भी आती है। यूनिवर्स के अंदर दूसरे प्लैनेट्स भी आते हैं, स्टार्स, मून, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा रेडियो टेलीस्कोप, जो नो गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स। अब हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप, ऐसी टेलीस्कोप भी हैं जो यूनिवर्स से फार, उससे आगे जाके भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमें दे रही है। हैव रिसेंटली डिटेक्टेड एट द रेडियो वेव्स द फायर लाइट ऑफ अ बिग बैग विच probably start by extending universe nearly बिलियन ईयर अगो। तो अब जो हमारे पास बिग बैग थ्योरी है या फार लाइट के जरिए हमें वो बताती है कि जो बिग बैग थ्योरी स्टार्ट हुई थी वो आज से 20 मिलियन साल पहले की है, ठीक है। जिसने यहाँ पे जब लाइफ का एग्जिस्टेंस या यूँ समझिए दुनिया जिसे हम कहते हैं बनी है, वह वजूद में आई है सारी दुनिया या यूनिवर्स, तो ये 20 बिलियन ईयर अगो का ये सारा टाइम है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि बिग बैग थ्योरी आज से नियरली 20 बिलियन पीछे की बात है ये, ठीक है। सेकंड बेटा इसके अंदर जो टर्म्स हैं तीन हमने कहा था, एक हमने बात कर ली यूनिवर्स की, दूसरा सेकंड एक्सट्रीमली स्मॉल, कि वो पार्टिकल जो बहुत स्मॉल हैं, ठीक है। दैट आर द पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजोन्स और अदर्स, जो किसी एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मीजोन्स और अदर पार्टिकल्स हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, बट वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पे बेटा थर्ड नंबर पे आ जाता है द वर्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, यानी कि कम्प्लेक्स मैटर का ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिडल साइज थिंक। ये जो मिडल साइज थिंक है उसके अंदर वो क्या आ जाता है, ये हमारे पास फ्रॉम मालिक्यूल वन टू एक्सट्रीम टू द अर्थ एट अदर, ठीक है। दिस इज़ ऑल फंडामेंटल फिजिक्स विच इज़ द हार्ट ऑफ द साइंस। ये सारी चीज़ें, ये तीन जो पैरामीटर एक यूनिवर्स, यानी कि जो एक्सट्रीमली लार्ज लार्ज सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अर्थ आ जाता है, या बिग बैग थ्योरी आ गई, ये चीज़ें। दूसरा बेटा हमने अभी ऊपर बात किया वो है हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह, वो सेकंड पार्ट के अंदर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा जो है थर्ड इसका फंडामेंटल है फिजिकल साइंस का, वो है हमारे पास मीडियम साइज़ के ऑब्जेक्ट, जो मालिक्यूल, एक मालिक्यूल से दो मालिक्यूल या दो मालिक्यूल से ज़्यादा कम्प्लेक्स मैटर से बने हुए हैं, वो भी हमारे पास फिजिकल साइंस का हार्ट ऑफ साइंस कहलाते हैं, ये तीनों पार्ट, ठीक है। अब आ जाता है मोस्ट फंडामेंटल ऑफ इन दिस फिजिक्स, ठीक है। ये ऊपर वाले जो तीन है इसके फिजिक्स के अंदर, इन फिजिक्स विच स्टडी, फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, वो स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रक्शंस, यानी कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर, जिसके अंदर वो एटम भी होगा या कोई और चीज़ होगी जिससे मैटर बनी चीज़ बनी होती है, एनर्जी और देयर इंट्रक्शन, इनका आपस में इंट्रक्शन होता है तो क्या चीज़ बनती है, तो इसको हम आम अल्फाज में फिजिक्स कहते हैं। द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब जो लॉ और प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, वो हेल्प अस करते हैं हमें नेचर को समझने के अंदर। द रैपिड प्रोग्रेस इन द साइंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर हैव बीन बिकम अ पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी एंड इंटरवेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो यहाँ पे उसने ये बात की है कि जो अभी भी साइंस के अंदर रिसेंट प्रोग्रेस हो रही है, तो वो ड्यू टू ये जो डिस्कवरीज इनोवेशन ऑफ फिजिक्स के अंदर है ना, उसी वजह से हो रही है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों के जो हमें पहले नहीं पता थी, अब उनकी वजह से, फिजिक्स के फील्ड की वजह से, फील्ड्स की टेक्नोलॉजीज की वजह से, इन डिस्कवरी की वजह से वो हमें उनकी चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा हो चुका है, या उनसे हम पर्दाफाश हो चुका है उन चीज़ों पे। अब हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। द मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ आवर मॉडर्न साइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटिव टू द फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल्स दी होंगी, वो हमने जस्ट एज अ नॉलेज हमने याद रखनी है। कार इज़ अ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे कार बनाई गई है, ठीक है। द रेफ्रिजरेटर इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये आगे बेटा फिजिक्स की आगे ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो आगे फर्दर हम आगे जाके फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस विद द फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व,
कहता है कि हम डेली लाइफ के अंदर कोई ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फिजिक्स का कोई रोल ना हो, उसको हम जानते होंगे। हर जगह पे फिजिक्स का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कंसीडर पुली दैट मेड इजी टू लिफ्ट अ हैवी लोड। सिमिलरली द यानी कि जब हमने पुली वाली भी हम जो पुली होती है जिससे हम वेट ऊपर नीचे लेके जाते हैं पुली सिस्टम के ज़रिए, वो भी एक फिज़िक्स की ही एक ईजाद है, फिज़िक्स की ही डिस्कवरी है, फिज़िक्स का ही उसके अंदर रोल होता है। फिर उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीविज़न एंड काउंटर आर द कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स। ये जो कुछ कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, जैसे कि रेडियो है, रेडियो वेव्स के ज़रिए हम बात करते हैं, टीवी, टेलीविज़न, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर आर द, ये सारी एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स की। these devices have been made our life much easier, faster and more comfortable than in the past की बनस्पत इन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, हमारे आउटकम बहुत जल्दी फास्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल थिंक व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर दैन पाम आवर पाम्स कैन डू। अब यानी कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है बहुत बहुत स्मॉल साइज़ के आ गए हैं, ठीक है, कि हम हमारे पाम यानी कि जो हमारे हाथ पे इसीलिए हम रख सकते हैं। पहले जो बड़े बड़े टेलीफोन्स आते थे वायरलेस स्टाइल जो घरों में यूज़ किए जाते थे पुराने दौर के अंदर, तो वो तो एक जगह से एक जगह फिर उनके लिए कॉल करना मुश्किल होती थी। तो अब तो डिजिटल सारी चीज़ें, ये दूसरी एंड्रॉयड के मोबाइल या जो चीज़ें, इट अलाउ अस टू कॉन्टैक्ट पीपल वेन एवर इन द वर्ल्ड एंड गेट टू बी अ लेटेस्ट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि टीवी टेलीविज़न की वजह से या हम अपने मोबाइल्स के ऊपर दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे होते तो हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, चाहे वो न्यूज़ से ले लें, चाहे सोशल मीडिया से ले लें, सारा ये फिज़िक्स का ही इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर, सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। वी कैन आल्सो बी रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन एंड कैन आल्सो बी अ कैलकुलेट दम। होएवर साइंटिफिक इंटरवेंशन हैव बीन कॉज्ड हार्म। कहता समटाइम ऐसा होता है कि साइंटिफिक जो मेथड हैं या वो इंसानों के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियर नेचर, वन ऑफ विच इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड देयर इज डेडली वेपन्स। एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसके अंदर आ जाता है। दूसरा बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का गलत यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी को एटम बम बनाना आता है, तो क्योंकि जिसको एटम बम ये इस तरह की चीज़ें बनानी आती है तो फिज़िक्स के लॉ बड़े अच्छे से उन बंदे को पता होते हैं, फिज़िक्स में वो बहुत माहिर होता है। तो फिर वो अगर जिसको ये चीज़ें बनानी आती हैं, ठीक है, और अगर वो किसी दुश्मनों के हाथों चढ़ गया तो वो तो फिर किसी न किसी को कंट्री को नुकसान दे देगा। यहाँ पे बेटा ज़्यादातर उन्होंने फ़िज़िक्स का और फिज़िक्स के जो यूजेस हैं डेली लाइफ पे वो बयान किए गए हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ आपने अगर एज अ शॉर्ट फॉर्म के अंदर छोटे चीदा अल्फाज के अंदर आपने याद करना हो तो आप इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है, मेन जो बातें हैं जो आपको याद रह जाएँ, ठीक है। और बाकी एक दफ़े से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से MCQ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई आ जाए। आगे बेटा हमारे पास है ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, पहले है मैकेनिक्स। इन द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट काजेज एंड इफेक्ट। मैकेनिक्स क्या है, ये ब्रांचेस बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना। पेपर के अंदर 2 नंबर की या 4 नंबर की 2 डिफाइन है तो पक्की आएंगी ना। तो मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करते हैं उनकी स्टडी अगर जब हम करते हैं तो उसे मैकेनिक्स कहते हैं। वो इट काजेज के उसकी मोशन क्यों हुई है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या आया है। तो इसको जब जिस फील्ड के अंदर स्टडी किया जाता है फिजिक्स को, उसको मैकेनिक्स कहते हैं। हीट आ जाता है, इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट ऑफ द हीट, यानी कि वो स्टडी जिसके अंदर हम हरारत की नेचर, ठीक है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, इफेक्ट ऑफ हीट, तो क्या उसका हीट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट आता है, तो उसको जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर डील करते हैं उसे हम कहते हैं हीट। साउंड आ गया, इट डील विद द कि यहाँ इट डील विद द स्टडी विद द फिजिक्स एक्सेप्ट ऑफ द साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शन, देयर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया साउंड ब्रांच। अब लाइट आ गया, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्सेप्ट ऑफ लाइट। यहाँ बेटा ये लाइट का याद रखिए, जैसे ऑप्टिकल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं ये लाइट को, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये अंदर में यानी कि विद इन द एक ही पैराग्राफ के अंदर 2 डिफाइने हैं, एक साउंड की अलग से है, साउंड अलग से ब्रांच है फिजिक्स की, और लाइट अलग से है। फिजिकल एक्सेप्ट ऑफ लाइट, इट प्रॉपर्टी एंड वर्किंग एंड यूजिंग ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसके अंदर हम लाइट के रेलिवेंट जो एक्सेप्ट हैं फिजिकली और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, या वो लाइट वर्क कैसे करती है, उसका ऑप्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर आगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड एन मोशन,
यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, जब वो रेस्ट के अंदर होते हैं, या स्टैटिक चार्ज उसे कहते हैं, जब मोशन के अंदर होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एंड देयर अफेक्ट्स एंड देयर रिलेशन विद द मैग्नेटिज्म। अब इनका इनका अफेक्ट्स क्या आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटीज़ का जब वो रेस्ट के अंदर आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा इनका मैग्नेटिज्म के साथ इनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि क्या इस पे असंदाज होते हैं, क्या ये फंक्शन प्ले करते हैं। तो इस सारी को हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अटॉमिक फिजिक्स बेटा आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इट स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एटम की साख्त और उसकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात की स्टडी करते हैं, उसे हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। बेटा आगे आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यह है हमारे पास, इट डील विद द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लाई एंड इन द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर बेटा हम इसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई और जो प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती है न्यूक्लाई की, उनको स्टडी करते हैं, उसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। आगे बेटा इसी के अंदर एक प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स अलग से, इट द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेटा अब याद रखिएगा कि फिजिक्स मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, वो प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर उसे कहते हैं। अभी हमें बेटा तीन चीज़ों का तो हमें पता है कि जो मैटर के तीन जो स्टेट्स हैं, एक है सॉलिड होता है मैटर, एक होता है लिक्विड होता है, एक होती है गैस, और फोर्थ स्टेट जो है मैटर की वो बेटा है प्लाज्मा। ठीक है, तो इसीलिए इसने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का उसने जिक्र किया है। प्लाज्मा फिजिक्स हो गई जिसके अंदर हम उसकी स्टडी, उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है प्लाज्मा की, उसकी प्रॉपर्टी को डील करेंगे आयनिक स्टेट के ऊपर। ठीक है, आगे बेटा है जियोग्राफी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो फिजिक्स क्या होती है, इट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि ज़मीन के अंदरूनी साख्त की जो स्टडी जिसके अंदर की जाती है होती, हम बेटा कहते हैं जियो फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या हैं किसी भी चीज़ को मेयर करने के लिए। साइंटिफिक मेथड इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली एस्टेब्लिशिंग इफेक्ट थ्रू द टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बेटा इसकी पहली जो लाइन है ये डिफाइन है साइंटिफिक मेथड्स की, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिवली हम इफेक्ट इस्टब्लिश करते हैं, इफेक्ट्स बनाते हैं जो टेस्टिंग के थ्रू हमारे पास आते हैं या एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ के आते हैं, तो उसे हम साइंटिफिक मेथड कह देते हैं। ठीक है, ये इसकी बेटा ये डिफाइन है। अब इसको थोड़ी सी उन्होंने डिटेल बताई हुई है। साइंटिफिक मेथड इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द सेल विच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट वेरीफाई एंड कंट्रैक्ट एंड एक्यूरेट एंड वेरिएबल वर्जन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। साइंटिफिक मेथड ये कहता है कि इस वो पर्सन की उस पर्सन की वजह से बनते हैं जो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए, या उसको एक्यूरेट मेयर करने के लिए जो बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको साइंटिफिक मेथड फिर बना दिए जाते हैं। दे आर डन बाय क्रिएटिंग एंड ऑब्जेक्टिंग फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिकली टू कंक्लूड दैट इथर स्पॉट एंड कंट्रास्ट टू ऑब्जर्व मेड एट द बिगिनिंग। यानी कि ये जो साइंटिफिक मेथड बनते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको चीज़ों के अंदर गो थ्रू किया जाता है। जब तक उसको किसी चीज़ को हम थ्योरी को बेटा रद्द नहीं कर दी जाती तो वो साइंटिफिक मेथड बन जाता है कि ये हमें इस तरीके से करके किसी चीज़ का हम किसी एनालिसिस की तरफ पहुंच सकते हैं। ये बेटा नीचे इसके साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। स्टेप जो है ना इसके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से इसको कीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे इससे आपको ये साइंटिफिक मेथड की ज़रा समझ आ जाएगी, कैसे साइंटिफिक मेथड बनाए जाते हैं, उस पर कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले इसका एम लिखा हुआ है या पर्पस लिखा हुआ है। द एम ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड इज द सेम, कहता है कि सबका सेम ही होता है। टू इज टू एनालाइज द ऑब्जर्वेशन मेड एट द बिगिनिंग, स्टिल वेरियस स्टेप आर अडॉप्ट अदर रिक्वायरमेंट। कहता है कि जो हमारे यही होता है कि हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन का मकसद के जो हमने बिगिनिंग पे स्टार्ट किया होता है वही हमारा साइंटिफिक मेथड का एक पर्पस या एम होता है। तो इसकी जो सारी रिक्वायरमेंट हम इसके अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। हो एवर जनरली एक्सेप्टेबल सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन, जो नीचे ये दिए गए हमें साइंटिफिक मेथड के अंदर वो ये हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटा है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को हम करेंगे, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन के लिए हम डाटा इकट्ठा करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डाटा कलेक्शन,
टेस्ट हाइपोथेसिस और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, या एनालिसिस हम करेंगे कि हमने जो काम किया है उसकी ये हमारे पास रिजल्ट आया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे बेटा एमसीक्यूज का पॉइंट बन सकता है कि साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इन फिजिक्स, उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो टू स्टार्ट ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन इन टू एनी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ नेचर। क्वेश्चन नीड टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वगैरह भी पूछेंगे लोगों से। या फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन से व्हाई इज द स्काई ब्लैक एट द नाइट, ये क्वेश्चन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो हमारा स्काई होता है रात को और हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ब्लैक हो जाता है, और दिन के वक्त ये जो स्काई है वो ब्लू क्यों होता है। वाई इज़ ए इनविजिबल, यानी कि जो एयर है वो क्यों नज़र नहीं आती हमें, ठीक, इनविजिबल क्यों है, ऐसा इसमें क्या रीज़न है पीछे। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, हम खुद से जनरेट करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करके उनकी कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले फिर सेकंड स्टेप बेटा डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस। तो अब द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड इज द कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट डाटा एंड फॉर्मेट द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। द हाइपोथेसिस कुड बी क्वेश्चन ऑफ द प्रिवेंशन द इफेक्ट एंड रिलेशन टू एनी अदर। हो सकता है कि वो एक पैमिमा या एक प्रोसेस की वजह से हमें दूसरे प्रोसेस की तरफ जाना पड़े, बट हम गो थ्रू उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब हाइपोथेसिस भी बेटा वैसे तो दो टाइप होती हैं, नल हाइपोथेसिस होता है, एक और हाइपोथेसिस होता है शायद। तो एक हम बनाते हैं कि जी हाँ भाई, अब हम फॉर एग्जांपल हम कहें जी हमें स्काई नज़र इसलिए ब्लू आता है या ब्लैक आता है कि रात के वक्त इसके लाइट का कोई इफेक्ट हो, या कोई एक ऐसा हाइपोथेसिस बना लेते हैं जो एक्चुअली हाइपोथेसिस होता है, उसके पीछे रीज़न होती हैं। दोनों को हम कंपेयर करके चलते हैं कि जो हाइपोथेसिस सही होगा हम उसको एक्सेप्ट मान लेंगे आगे, यानी कि ठीक मान लेंगे। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आफ्टर द हाइपोथेसिस हमने बना लिया। या मैं इस तरह बेटा कोई एक हाइपोथेसिस बता देता हूँ। इट नीड्स टू बी अ टेस्टिंग साइंटिफिकली। हम जब हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसके बाद हमने इसको टेस्ट करना होता है साइंटिफिकली। साइंटिफिक डन बाय द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट एम्स टू डिटरमाइन वेदर द हाइपोथेसिस एग्री विद द एंड या कंट्रास्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेड इन द रियल वर्ल्ड। तो फिर वो साइंटिस्ट जो होते हैं उस हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीक़ों से फिर उससे जज करते हैं कि आइदर हमारा हाइपोथेसिस पे एग्री करते हैं, लोग करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो फिर वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाइपोथेसिस इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हमारे एक्सपेरिमेंट हमारे हाइपोथेसिस की अकॉर्डिंग ही आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज आएंगे तो हमारे वो रीज़न हम गलत होगी, हमें दोबारा से उस पर फोकस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। और कंक्लूजन हमारे पास आ जाती है आगे एनालिसिस। द स्टेप इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ प्रॉपर मैग्नी, हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकली एंड अदर साइंटिफिक प्रोसीजर टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि फिर हम इसे साइंटिफिक प्रोसीजर करके या दूसरे मैथमेटिकली लगवा के इक्वेशंस वगैरह लगा के अपने रिजल्ट की फाइनल करते हैं। ऑन द बेस ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस कैन बी डिटरमाइंस। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा हमारे पास है इफ़ द डाटा फाउंड इन द एनालिसिस इज कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यानी कि हमारा अगर डाटा जो हमारे पास एनालिसिस के अंदर आ रहा है वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ एग्री करता है तो ठीक है। इफ़ इज़ नॉट देन इज़ रिजेक्टेड। अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत है, हमारा डाटा उसके साथ नहीं कर रहा, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे या मॉडिफाइड करेंगे, उसमें चेंज लेके दोबारा से एनालिसिस करेंगे। ये सारा बेटा थे इसके हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड को चेक करने के हमारे पास प्रोसीजर। इन दिस बेटा ये नीचे वाला पैराग्राफ अब करना है तो करें, अदरवाइज छोड़ दें। बट अब इसकी एक्सरसाइज बेटा देखें, डिटेल्ड क्वेश्चन राइट डाउन क्वेश्चन, उसके अंदर डिफाइन द फिजिक्स साइंस, फिजिकल साइंस, प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या है, साइंटिफिक मेथड की बेटा डिफाइन है, राइट डाउन द फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेज। ये जो तीन मैंने आपको फ्रंटियर फंडामेंटल बताए हैं कि वो कुछ नेचर के अंदर बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे यूनिवर्स है। उसके बाद बिग बैग थ्योरी वाला उसी के अंदर कंसेप्ट है। तीसरा बेटा दूसरा मैंने बताया था बेटा कोई कुछ सब्जेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जिसके अंदर बेटा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये मिजोन वगैरह।
और बेटा इसका सेकंड जो लास्ट वाला इसका पार्ट है वो है फ्रंटियर साइंस का, वो जिसके अंदर जो कम्प्लेक्स मैटर होते हैं, जो एक मालिक्यूल से मिलकर या दो मालिक्यूल या तीन कम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, तो वो मिडिल साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको थर्ड फ्रंटियर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका वो जवाब है। फिजिक्स साइंस का बेटा, फिजिकल साइंस के अंदर स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर बेटा मैंने आपको अभी इसकी ब्रांच के अंदर बताया कि प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की वो ब्रांच या फिजिक्स की वो जिसके अंदर हम प्लाज्मा की प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन या उनकी अफेक्ट का या मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ फोर्स की जब स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसे फिजिकल साइंस का। मैकेनिक द स्टडी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनकी काज और उनका फैक्ट। साइंटिफिक मेथड बेटा हम जो ये पर ये इसी पैराग्राफ पे ये है कि साइंटिफिक मेथड इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट थ्रू द टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट। ये बेटा इसकी डिफाइन है। ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर लेना है। अगर कोई चीज़ बेटा ना समझ आई हो तो मुझे बता देना है।